Hello students, welcome all of you in this video. My name is Jasveer Singh, your social science teacher. जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th हिस्ट्री के जो चैप्टर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है जो एनुअल एग्ज़ाम 10th के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इसके बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जैसे कि ये नीचे मैप दिया गया है, ये मैप, ये इटली का मैप है यूनिफिकेशन से पहले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें अलग अलग कलर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे अगर हम साउथ में देखें, साउथर्न इटली में, तो यहाँ पर लिखा है नेपल्स, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज या किंगडम ऑफ द बोथ सिसिलीज, यानी कि दो एरियाज़ थे। एक आइलैंड था जैसे कि सिसिली आइलैंड है, और एक ये एरिया था। इनको दोनों को मिला के किंगडम ऑफ बोथ सिसिली कहा जाता था। और ये जो एरिया था इसके ऊपर स्पेन के राजाओं का कंट्रोल था। स्पेन में उस वक्त बारबरन डायनेस्टी के राजाओं का कंट्रोल था। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बारबरन डायनेस्टी फ्रांस में भी थी और स्पेन में भी थी। तो ये फ्रांस वाले नहीं थे, स्पेन वाले थे। अब यहाँ पर जो सेंटर में जो ग्रे कलर का दिया गया है, ये पेपल स्टेट है। पेपल स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर पोप का राज था। पोप यानी कि जो इस क्रिश्चियनिटी में जो धर्म गुरु है उसे पोप कहा जाता है। जैसे कि आपने एक जगह का नाम सुना होगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है, ये एक बहुत ही छोटा सा देश है जो इटली की कैपिटल रोम के बीच में पड़ता है। यानी कि देखो, पहले इटली एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन मुश्किल से भारत के हरियाणा या पंजाब जितनी है, और उसके बाद उसकी कैपिटल है रोम, और रोम के बीच में वेटिकन सिटी नाम की कंट्री है जहाँ पर आज के टाइम में पोप का कंट्रोल है। तो ये यहाँ से थोड़ा इतिहास है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो एरिया है, ये जो नॉर्दर्न इटली था, इसके अंदर जो कंट्रोल था वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के राजाओं का था। और उसके बाद ये जो आइलैंड है, जो दो आइलैंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये जो थे, इनके ऊपर इटली का कंट्रोल था। यानी कि इटली के जो प्रिंसली स्टेट थे उनका कंट्रोल था। और इस तरह से इसको उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स ने जो है बाकी इटली में मर्ज करके इटली का यूनिफिकेशन कराया था। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इटली वाज ए स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट्स। तो इन सभी स्टेट्स के अलावा जो है इटली कुल मिला के 7 स्टेट्स में, यानी कि 7 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में डिवाइड था। जैसा इटली हम आज देखते हैं ऐसा इटली पहले नहीं था। यूनिफिकेशन से पहले, यानी कि 1861 में जब यूनिफिकेशन हुआ इटली का, उससे पहले इटली जो है 7 कंट्रीज़ में, स्टेट्स में डिवाइडेड था। आउट ऑफ 7 ओनली 1 वाज गवर्नड बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट। अब इन 7 में से सिर्फ एक ऐसा एरिया था जो यूरोपियन यानी कि इटालियन प्रिंसली स्टेट के द्वारा गवर्न किया जाता था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर 3 लोगों की पिक्चर है और उनके नाम लिखे हैं। पहले हैं गिस्पी मैजिनी, दूसरे हैं गिस्पी गैरिबाल्डी। इन दोनों की पिक्चर पास पास रखी गई है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। दोनों का सेम नेम है, बस सरनेम अलग है। एक का मैजिनी है, एक का गैरिबाल्डी है, और दोनों इटली के थे और दोनों ने इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये नीचे है कैवर, काउंट डी कैवर। ये जो थे, जो इटालियन एम्पायर था उसके ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो इन्होंने भी इटली के यूनिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब वो कैसे किया है, इन तीनों की पिक्चर को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि आगे इनके बारे में ही डिस्कस होगा पूरे वीडियो में, क्योंकि इन 3 लोगों ने मिलकर इटली के यूनिफिकेशन को अंजाम दिया था। आगे सबसे पहले हम गिस्पी मैजिनी की बात करते हैं। गिस्पी मैजिनी एक रेवोल्यूशनरी थे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, उसमें डिस्कस किया गया था, तो उसमें इनका नाम आया था। तो इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, और यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ भी
इन्होंने बिल्ट की थी और इन सोसाइटीज़ के द्वारा इटली का यूनिफिकेशन करना चाहते थे और ये चाहते थे कि आम जनता के सहयोग से इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, आम जनता का साथ लेके इटली का यूनिफिकेशन किया जाए और आम जनता को एजुकेट करके यूनिफिकेशन किया जाए। लेकिन इटली की जनता ने, इटली की पॉपुलेशन ने या जो लोग थे, उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इस तरह से इनका जो प्रयास था इटली को यूनिफाई करने का, जो उन्होंने सपना देखा था, वो उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया। यानी कि ये उस एट प्रेजेंट उस वक्त जब ये चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, वो ये नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जो प्रयास था वो विफल हो गया। जैसे कि अगर हम देखते हैं भारत में जो आज़ादी की लड़ाई है कई सालों तक चली, बहुत सालों तक चली है। 1857 में सबसे पहले भारत के जो राजा थे या पब्लिक थी, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे या दूसरे लोगों ने अपनी शहादत दी। उस वक्त भारत को वो फ्री नहीं करा पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका जो प्रयास था वो विफल हो गया, वो बेकार निकल गया। तो इसी तरह से इनका भी जो प्रयास था वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। नेक्स्ट है जिस्पी गैरिबाल्डी। जिस्पी गैरिबाल्डी जो थे, इन्हें जाना जाता है हीरो ऑफ रेड शर्ट्स के नाम से। जो साउथर्न पार्ट था इटली का, जिसके ऊपर स्पेनिश रूलर्स का कंट्रोल था, उसको इटली में मिलाने में इनका अहम रोल है। इन्होंने वहाँ के जो आम जो किसान थे, जो पीजेंट थे इटली के, साउथर्न इटली के, उनकी सहायता से स्पेनिश, जो स्पेन के बार्बरन डायनेस्टी के राजा थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी और उनको स्पेन से निकाल के उस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लिया, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़ का एरिया था, और उसको बाकी जो इटली है उसमें यूनिफाई इन्होंने कर दिया। अब आगे है कैवर। कैवर के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो कैवर के बारे में क्या कहा जाता है, नाइदर ए रेवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट यट नॉन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। अब ये ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही कोई डेमोक्रेट थे, लेकिन इनको रियल मेकर ऑफ इटली कहा जाता है। वो कैसे? इन्होंने क्या किया कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से लड़ाई लड़ी। यानी कि पहले क्या किया, पहले तो जो नॉर्दर्न इटली था उस पर कुछ एरिया पे ऑस्ट्रिया का और कुछ पे फ्रांस का कंट्रोल था। सबसे पहले इसने फ्रांस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई, फ्रांस के साथ दोस्ती की, और फ्रांस और इटली, ऑस्ट्रिया की आपस में अच्छी रिलेशन नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि आपको पता है कि 1815 में फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके खिलाफ जो ट्रीटी हुई थी वियना की, वो ऑस्ट्रिया में ही हुई थी। तो इसलिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया की ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी। तो जो फ्रांस के उस वक्त के मौजूदा राजा थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में इटली के जो राजा थे उनका साथ दिया और नॉर्दर्न इटली को ऑस्ट्रिया से फ्री कराया। तो यहाँ डिप्लोमेसी होगी। और बाद में इन्होंने फिर फ्रांस के खिलाफ लड़ाई की और फ्रांस से भी उनका एरिया छीन लिया। तो इस तरह से इन्होंने इटली को यूनिफाई करने में अहम रोल निभाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये पिक्चर ध्यान से देखिए, ये कौन है? तो ये विक्टर एमेनुअल सेकंड है, और ये जो थे ये सरदानिया और पीडमोंट के राजा थे। अब ये सरदानिया और पीडमोंट कहाँ पे हैं? तो ये जो दो आइलैंड मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर में दिखाए थे मैप के अंदर, उसके ये राजा थे। उसी जगह का नाम था सरदानिया पीडमोंट, और वहाँ पर विक्टर एमेनुअल सेकंड का राज था। और ये जो पिछली स्लाइड में काउंट डी कैवर का जिक्र हुआ है, ये वहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हीं राजा के प्राइम मिनिस्टर थे। और विक्टर एमेनुअल सेकंड ने ही कैवर को ये ड्यूटी दी थी कि वो इटली के यूनिफिकेशन में अहम रोल प्ले करे और इटली का यूनिफिकेशन करे, चाहे जैसे मर्जी करे। और जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो विक्टर एमेनुअल सेकंड को ही इटली का राजा घोषित किया गया 1861 में। अब एक बार फिर से थोड़ा इस टॉपिक पे हम नज़र डालते हैं। फिर से देखिए इस मैप को, ये हैंडमेड मैप है, थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले जो रेड कलर यहाँ पर किया गया है मैप के अंदर, ये वो एरिया है जिस पे थोड़े एरिया पे फ्रांस का और बाकी पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल था। उसके बाद जो बीच में सेंटर में वाइट कलर का खाली एरिया है, वो पेपल स्टेट था जिसके ऊपर पोप का राज था। और उसके बाद बार्बन किंग थे स्पेन के, जिनका राज था किंगडम ऑफ बोथ सिसिली या किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे। और सरदानिया पीडमोंट इटालियन प्रिंसली स्टेट था
जिसके ऊपर इनका कंट्रोल था, विक्टर एमेनुअल सेकंड का। और ये थे इनके प्राइम मिनिस्टर काउंट डी कैवर, जिनको इन्होंने बाकी इटली को जीत के किसी भी तरह से इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेवारी दी थी। अब सबसे पहले क्या होता है कि सरदानिया पीटरमोंट तो रियल पहले इटली थे, क्योंकि वो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किए जाते थे। अब क्या होता है कि जो सरदानिया पीटरमोंट एरिया है, वहाँ के राजा क्या करते हैं, मैं फिर से दोबारा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इन जो ये हैं, सॉरी हाँ जी, ये हैं जो काउंट डी कैवर, इनकी ड्यूटी लगाते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन को करिए। अब ये क्या करते हैं, फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से इस रेड कलर वाले एरिया को फ्री करा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस एरिया पे अब सरदानिया पीटरमोंट एरिया जो है उनका कंट्रोल हो जाता है विक्टर एमेनुअल सेकंड का। और उसके बाद ये फ्रांस का जो एरिया होता है, फ्रांस के कंट्रोल में जो इटली का एरिया होता है, उसको भी फ्री करा लेते हैं। अब ये जो बारबरन किंगडम है स्पेन का, जिसका किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे कंट्रोल है, किंगडम ऑफ टू सिसिली है, ये जो ब्लू कलर किया गया है मैप के अंदर, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था। इस पर स्पेन का कंट्रोल था, स्पेन के बारबरन डायनेस्टी के राजाओं का। और यहाँ पर इनका रोल आता है गिस्पी गैरिबाल्डी का। ये वहाँ के लोकल जो पीजेंट हैं उनकी हेल्प लेते हैं और स्पेनिश राजाओं की जो सेनाएं वहाँ पे होती हैं उनके खिलाफ ये युद्ध लड़ते हैं और उसको जीत जाते हैं। और इस तरह से इस ब्लू कलर वाले एरिया पे इनका कंट्रोल हो जाता है। और ये फिर क्या करते हैं, एक अच्छे देशभक्त की तरह अपनी इस टेरिटरी को इटालियन एम्पायर के हवाले कर देते हैं और इस पूरे एरिया को इटली में मिलाने की घोषणा कर देते हैं। और ये इस एरिया का भी इटली के राजा विक्टर एमेनुअल को राजा मान लेते हैं और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। पर यहाँ पर एक कमाल की बात है कि एक चीज़ रह जाती है, सेंटर जो पेपल स्टेट है जो रूल्ड बाय पोप था, ये वाला मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो सेंट्रल पेपल स्टेट है जो रोम के राजाओं के, सॉरी हाँ जी, ये जो रोम के जो थे राजा जिन्हें पोप कहा जाता था, जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु की तरह डील करते हैं। और वेटिकन सिटी में आजकल है इनका जो कंट्री है, ये पूरी दुनिया में जो ईसाई फैले हुए हैं उनको अपना धर्मगुरु मानते हैं। जैसे इस्लाम में मक्का मदीना इंपॉर्टेंट है, सिखिज़्म में अमृतसर गोल्डन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जो इस्लाम है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, क्रिश्चियनिटी में ये इंपॉर्टेंट है पेपल, ये जो रोम है, रोम के अंदर जो वेटिकन सिटी है। अब ये जो पोप हैं ये बड़ी ही प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है और पूरी दुनिया के लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो सरदानिया पीटरमोंट का राजा है विक्टर एमेनुअल टू, उसने नॉर्दर्न इटली पे भी उसका कंट्रोल हो गया और साउथर्न इटली पे भी कंट्रोल हो गया। अब वो क्या करेगा, वो पेपल स्टेट पे अटैक करेगा क्योंकि उसने इटली को यूनिफाई करना है। और रोम, ये जो पेपल स्टेट के जो पोप होते हैं उन्हें ये अच्छी तरह पता होता है कि वो युद्ध में विक्टर एमेनुअल टू की सेनाओं को हरा नहीं सकते, वो हार जाएंगे, जिससे उनकी बहुत सारी इंसल्ट होगी क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी पूरे वर्ल्ड में। तो ये अपने आप से ही अपनी इच्छा से इटली, इस एरिया को भी इटली में मिलाने की घोषणा कर देते हैं और इस एरिया का भी राजा विक्टर एमेनुअल टू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह से 1861 तक इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यह सारी डिटेल में यहाँ पर लिखा है, इससे आप नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा नोटिस करने वाली है कि जब गिस्पी गैरिबाल्डी जो थे, जब वो टू सिसिलीज़ को फ्री करा रहे थे वहाँ के जो पीजेंट हैं उनकी हेल्प से, तो वहाँ पर एक नारा लगाया जाता था, इटालिया ला टालिया, इटालिया ला टालिया। और जिसका मतलब था ये एक इटली को यूनिफाई करने में एक मोटिवेशनल स्लोगन था। जैसे भारत की आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम था, या भारत माता की जय था, या अंग्रेज़ों भारत छोड़ो था, ठीक है, जय जवान जय किसान था, या जो भी थे स्लोगन, करो या मरो के जो सिद्धांत थे या जो स्लोगन थे, ऐसे ही ये भी एक स्लोगन था, इटालिया ला टालिया। लेकिन जो साउथर्न इटली था, टू सिसिलीज़ का एरिया, जहाँ की पीजेंट की हेल्प से गिस्पी गैरिबाल्डी ने स्पेन के राजाओं को हरा के वहाँ से थ्रो आउट कर दिया था, निकाल दिया था। तो जब ये वहाँ पर नारा लगाया जाता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी उन पीजेंट्स में, और उन्हें पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म क्या है, कोई लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं थी, वो बहुत ही इलिटरेट थे और उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्यों लड़ रहे हैं। जब इटालिया ला टालिया का नारा देते थे तो उनको वो ये सोचते थे कि जो ला टालिया है
वो विक्टर एमेनुअल की वाइफ है जिसको स्पेन के राजाओं ने किडनैप कर लिया है और वो उसको फ्री कराने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक फ़नी सा मोमेंट था इटली के यूनिफिकेशन में, तो इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इटालिया ला इटालिया। तो आई होप आपको इटालियन यूनिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके अपने डाउट पूछ सकते हो और आप व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। इस वीडियो को अगर आप एक बार फिर से देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको और भी अच्छी तरह से ये जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। हर 3-4 साल के अंदर एक बार ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पक्का आता है क्वेश्चन। तो ध्यान से इस चीज़ को आपने स्टडी कर लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।